जो लोग क्लास में नहीं है वो भी देख पाएंगे। कितने लोग क्लास में हैं अभी? 26। एक तो मनु सर हो गए, एक मेरा हो गया, मतलब 24 ही लोग ही हैं। आउट ऑफ 72 मात्र 24 है, मतलब मात्र 1/3 प्रेजेंस है क्लास में। बहुत गलत बात है। एटलीस्ट ऑनलाइन क्लास है तो अटेंड करना चाहिए सब लोग को। चलिए, तो हम लोग टुडे वी विल डिस्कस। मैं इसको 1 मिनट रुकिए, इसको थोड़ा सा और ठीक कर दूं क्या? आ गया पीडीएफ। पीडीएफ यहाँ पर है। ये और ठीक नहीं होगा लगता है, होगा तो ठीक। इसको यदि पेज व्यू कर दें, हाईलाइट इमेज, कोई बात नहीं, चलेगा इतना। ठीक है। सो टुडे वी विल डिस्कस डिटर्मिनेशन ऑफ लॉस एंजलस एब्रेशन वैल्यू। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ये ऑब्जेक्टिव इसका हो गया टू डिटरमाइन द एब्रेशन वैल्यू ऑफ गिवन कोर्स एग्रीगेट सिंपल। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि एब्रेशन क्यों होता है, टायर और रोड के बीच में, मतलब रोड एग्रीगेट और टायर के बीच में यदि कोई डस्ट पार्टिकल आ गया, कोई सैंड पार्टिकल आ गया, कोई फाइन फाइन एग्रीगेट मतलब आ गया, उस कारण से क्या होगा? एब्रेशन होगा। ठीक है। और एब्रेशन क्या है? फ्रिक्शन का एक पार्ट है। फ्रिक्शन के केस में यदि टायर और रोड एग्रीगेट के बीच में कोई अदर पार्टिकल आ गया, अदर स्मॉल पार्टिकल आ गया, अदर फाइन पार्टिकल आ गया, अदर डस्ट पार्टिकल आ गया, तो वहां जो फ्रिक्शन होगा उस फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं एब्रेशन। ठीक है। तो व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड दिस? तो थ्योरी है, देखिए यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ इसको, और मैं पढ़ते पढ़ते उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक the roads stone used in surfacing course are subjected to wearing action at the top। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, रेजिस्टेंस टू वियर और हार्डनेस इज हेंस एन एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ रोड एग्रीगेट। तो ये एसेंशियल प्रॉपर्टी होना चाहिए रोड एग्रीगेट में, क्योंकि उसको उस वियर को उसको रेसिस्ट करना करना चाहिए ताकि हमारा रोड एग्रीगेट हमारा जो है सेफ रह सके। स्पेशली व्हेन लोड इज स्पेशली व्हेन लोड इज यूज्ड टू used in wearing course, especially when load is used in wearing course। wearing course में हम लोग रोड को यूज करते हैं, तो उस केस में तो ये और ही जरूरत है। Thus road stone should be hard enough to resist the abrasion due to traffic। अब समझिए, आपको यदि आपने घर में ऐसा टाइल्स लगाया है जो हल्का भी डस्ट के स्क्रैच से, डस्ट के एब्रेशन से उस पर स्क्रैच आ जाता है, तो वो टाइल्स आपके लिए अच्छा नहीं हुआ। आपको ऐसा टाइल्स लगाना पड़ेगा जहां पर थोड़ा सा उसमें एब्रेसिव वैल्यू तो होना चाहिए, मतलब कि थोड़ा सा वो हार्ड एनफ होना चाहिए टू रेसिस्ट द एब्रेशन। ठीक है। तो वही बात यहाँ पर है, ये जो लिखा हुआ है। यदि मैं इसको आपको इस पीडीएफ में दिखाऊं तो मैं आपको शायद मार्क भी कर पाऊंगा। यस, यहाँ पे देखिए, तो क्या हो गया? 10, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 10 रोड स्टोन, इस सेंटेंस को पढ़ना है। 10, हाईलाइट लेता हूँ मैं, 10 रोड सरफेस, the rose stone should have hard enough to resist the abrasion due to traffic। ठीक है। when fast moving traffic fitted with pneumatic type, देखिए, when fast moving traffic fitted with pneumatic type, pneumatic मतलब होता है कि जो टायर होता है हमारा उसको बोलते हैं pneumatic type, move on the road, the swell particle present between the wheel and road surface cause abrasion on the road stone। यहाँ तक बताइए, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग को? यहाँ तक क्लियर है? ऐसे ऐसे में सर हमको क्लियर नहीं होता है सर। क्या सुमन? ऐसे मतलब जिस तरह रीडिंग मतलब करते हैं ना, ऐसे में हमको क्लियर नहीं हो पाता है मतलब। अच्छा ठीक है, आपको नहीं होता है, थोड़ा मैं और से पूछ लूं, क्लास में और भी लोग हैं। यस, रालू क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। उदय क्लियर हुआ? सर किसी किसी को थोड़ा सा खाली अंग्रेजी पढ़ते जाते हैं तो इसलिए दिक्कत हो जाता है। कोई कोई समझता है सर, कोई कोई नहीं समझ पाता है, कोई कोई सेंटर से नहीं बोल पाता है, समझे कि नहीं, बस झूठो यस सर कर देता है सर। सब प्रॉब्लम है सबके साथ। आप झूठो कर रहे हैं कि सही में कर रहे हैं? हम तो सर समझ रही है, जहां तक बताए समझ गए सर। अभी तक मैंने वही पढ़ा है जो मैंने आपको हिंदी में तभी से 10-15 मिनट से मैंने बोला है, उसी को यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में।
यस सर, यस सर। जो मैंने आपसे अभी तक में 10-15 मिनट बोला था कि रोड सरफेस और टायर के बीच यदि यदि स्मॉल पार्टिकल आ गया, सैंड आ गया, डस्ट आ गया, तो उसी कारण से एब्रेशन होता है। उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में। तो बताइए, मैं इसको ये जो आपका थ्योरी लिखा हुआ है, इसको छोड़ दूं, केवल अपने से बोल दूं केवल, दैट इज ओके, और मैं इसको भी पढ़ के बता दूं? क्या चाहते हैं आप लोग? योर विश। सर एक बार पढ़ दीजिए, उसके बाद अपने से मतलब एक्सप्लेन कर दीजिए, वो ज्यादा याद रहते हैं, रिमेम्बर रहते हैं सर माइंड में। हाँ, तो वही तो कर रहे हैं। पहले मैंने आपको बताया इसके बारे में, अब मैं इसको पढ़ के इसको बता रहा हूँ, और फिर जब पूरा थ्योरी खत्म हो जाएगा फिर मैं उसको बताऊंगा। ऐसा हमने लास्ट लेवल में भी किया था, यदि आपको याद होगा सुमन तो। सर सुमन का कहना है ना कि सर जो जैसे आप सर जो हिंदी बता दिए, अब जो इंग्लिश बता दिए, इसको बोल देते कि सर जो हिंदी में बताया वही इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ था, तब इसका क्लियर था। अच्छा रामू, एक मिनट रुकिए, आप मुझे सुमन से पूछने दीजिए। सुमन, लास्ट हाँ लेवल याद है आपको? लास्ट लेवल कैसे किया था हमने? हाँ सर। वैसा ये भी करेंगे ना। अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अभी लाइन वाइन पढ़ रहा हूँ, उसका मैं थ्योरी, उसका मैं क्या मीनिंग है वो बता रहा हूँ। फिर पूरा पैराग्राफ का क्या मीनिंग होगा, पूरा थ्योरी क्या मीनिंग है वो बताऊंगा, और मैंने पहले भी आपको यहाँ पर से बताया इसको। तो ऐसे ठीक है कि मैं इसको ये वाला पीडीएफ को छोड़ दूं पढ़ना? नहीं, पीडीएफ को तो पढ़ना ही पड़ेगा ना सर। सब बात तो आप ही लोग बोलते हैं। चलिए ठीक है, मैं पढ़ आप रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ अपने अपने लेवल पे कि आपको मैं बेस्ट दे पाऊँ, ठीक है। हालांकि जितनी मेरी कैपेबिलिटी हुई मैं उतना ही दे पाऊंगा, ठीक है। उससे अधिक तो मेरे बस की बात है नहीं। फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ, ठीक है। चलिए, आप बोल सकते हैं बीच में यदि आपको। यस, और कोई है यहाँ पे? मुबारक, आर यू गेटिंग दिस? आप लोग टैप भी कर सकते हैं। आप यदि आप नहीं बोल पा रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में टैप कर सकते हैं, यस सर, नो सर, ताकि मुझे थोड़ा आइडिया आ जाए। सर वॉइस कट कट के आ रहा है। वॉइस कट कट के यदि आ रहा है विकास, तो ये आपके एंड पे प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे पास तो हाई स्पीड वाईफाई है, इसलिए मैं कॉलेज आपका में आया सब कि। कुछ ठीक है सर? हाँ, मेरा यहाँ से ठीक है विकास। प्लीज चेक एट योर एंड। यस। और कोई किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप बीच में मैसेज करके बोल सकते हैं, ताकि मैं थोड़ा उसको एड्रेस करता जाऊं। चलिए, अभी तक इसमें यही बोला है कि रोड सरफेस और एब्रेशन समझ गए सर, वेरी गुड। चलिए चलिए, तो अभी तक इसमें यही कहा गया है कि रोड सरफेस और टायर के बीच, न्यूमेटिक मतलब टायर, ये बात आप समझ लीजिए, के बीच यदि डस्ट पार्टिकल आ जाता है तो उससे एब्रेशन होता है। नेक्स्ट क्या है देखिए, स्टील टायर ऑफ एनिमल ड्रॉन व्हीकल। यहाँ से ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ से मैं इसको अंडू करता हूँ। अंडू का ऑप्शन है यहाँ पर, कंट्रोल जेड। अंडू नहीं हो रहा है, अंडू का ऑप्शन नहीं है क्या? ये हाईलाइट, कोई बात नहीं, मैं इसको अलग कलर ले लेता हूँ। चलिए, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या कर रहा है। कह रहा है कि स्टील टायर्स ऑफ एनिमल ड्रॉन व्हीकल which rub against the stone can cause considerable abrasion of stone on the road surface। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने देखा होगा कि जो टमटम वगैरह होता है, टमटम में जो घोड़ा यूज किया जाता है, जो टमटम खींचने के लिए जो घोड़ा होता है, घोड़ा के पाँव के नीचे कई बार स्टील का, क्या बोलते हैं उसको, वो लगा दिया जाता है, ठीक है। नाल ठोक। नाल बोलते हैं, हाँ, यस यस, नाल लगा दिया जाता है। तो अब क्या हो गया, वो तो स्टील हो गया, ठीक है, उससे भी एब्रेशन आएगा। दूसरा क्या हो गया, स्टील टायर ऑफ एनिमल ड्रोन व्हीकल। बहुत सारा जो एनिमल ड्रोन व्हीकल है, जैसे कि टमटम है, बैलगाड़ी है, उसमें क्या होता है, उसका जो लकड़ी का पहिया होता है, लकड़ी के पहिया के ऊपर भी स्टील का पूरा ऐसे करके रिंग लगा दिया जाता है, फ्रेमिंग कर दिया जाता है उसको स्टील से। देखा होगा आप लोगों ने। यस यस सर। सर। हाँ, तो उससे भी क्या होता है, एब्रेशन होता है, कंसिडरेबल एब्रेशन उससे भी मिलता है, ठीक। हालांकि ऐसा कम होता है, गांव वगैरह में होता है, बहुत जगह तो नहीं इस तरह का यूज किया जाता है, लेकिन फिर भी इसलिए लिखा हुआ है कंसिडरेबल, थोड़ा सा तो होता है उससे। हेंस इन ऑर्डर टू टेस्ट द सुटेबिलिटी ऑफ रोड स्टोन टू रेसिस्ट द एब्रेशन एक्शन ड्यू टू ट्रैफिक, टेस्ट आर कैरिड आउट इन द लेबोरेटरी। इसीलिए कि हमारा एक जो हमारा, हेंस इन ऑर्डर टू टेस्ट द सुटेबिलिटी ऑफ रोड स्टोन जो है हमारा है, वो एब्रेशन को रेजिस्ट करने के लिए सुटेबल है कि नहीं है, इसका टेस्ट लेबोरेटरी में किया जाता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा अभी कि एब्रेशन जो है 2-3 तरीके से आ रहा है। एक तो हो गया आपका टायर और
रोड के बीच में यदि डस्ट पार्टिकल आ गया, उससे एब्रेशन आ रहा है। दूसरा आपने देखा कि यदि कोई स्टील ड्रॉन व्हीकल है जिसका जो पहिया है उसमें स्टील लगा हुआ है, ठीक है, तो उससे एब्रेशन आ गया। जो आपने देखा कि टमटम वगैरह में जो घोड़ा के पाँव में नाल लगाया था, उससे एब्रेशन आ गया है। तो हमें कंसिडरेबल एब्रेशन तो मिल रहा है। तो इस कारण से एब्रेशन हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा, लैब में उसको पता करना पड़ेगा कि जो एग्रीगेट यूज हो रहा है उसमें उसका एब्रेसिव रेजिस्टेंस उसके पास है कि नहीं, उस एब्रेशन को रेसिस्ट करने का उसमें क्वालिटी प्रॉपर्टी है या नहीं है। अब बताइए, पहला पैराग्राफ सुमन क्लियर हुआ आपको? हाँ सर, क्लियर हो गया। चलिए, थैंक यू। अब मैं आता हूँ सेकंड पैराग्राफ पे। सेकंड पैराग्राफ है आपका यहाँ से, ये देखिए, कह रहा है द प्रिंसिपल ऑफ लॉस एंजलस एब्रेशन टेस्ट इज टू प्रोड्यूस द एब्रेशन एक्शन by use of standard steel ball which when mixed with aggregate and rotated in a drum for a specific number of rotation also cause impact on aggregate। देखिए, हम लोग जो कोई टेस्ट करते हैं, आप समझिएगा थोड़ा सा इसका मतलब क्या हुआ। हम लोग जो कोई टेस्ट करते हैं वहां पे क्या होता है, टेस्ट का हमारा पर्पस होता है कि फील्ड में जिस तरह से किसी चीज पे लोड आ रहा है या रेजिस्टेंस आ रहा है, वही काम हम लोग करते हैं लैब में, कि वैसा ही हम लोग प्रयास करते हैं कि वैसा ही कंडीशन हम लोग लैब में कंडीशन वैसा डेवलप करते हैं, ठीक है। तो जो लॉस एंजलस का जो प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल ऑफ लॉस एंजलस एब्रेशन टेस्ट इज टू प्रोड्यूस द एब्रेशन एक्शन बाय यूज ऑफ स्टैंडर्ड स्टील बॉल। यहाँ क्या करते हैं, अब लैब में तो क्या होगा, कोई व्हीकल तो नहीं आएगा, कोई टमटम या घोड़ा गाड़ी तो नहीं आएगा, तो क्या करेंगे वहां पे हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट होंगे। उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक ड्रम होता है, आप लोग देखे होंगे, मैंने दिखाया था आप लोग को लैब में। ये देखिए, ये हमारा एब्रेशन वैल्यू निकालने का एक ड्रम है। उस ड्रम में एरियर को रखते हैं और कुछ स्टील बॉल को रखते हैं। बड़ा जितना जैसा गेंद होता है ना हम लोग का, प्लास्टिक का जो बॉल होता है छोटा सा बॉल, उतना बड़ा बड़ा स्टील का बॉल होता है और पूरा फिल होता है, मतलब वो सॉलिड सिलेंडर होता है, सॉलिड स्फीयर होता है, हॉलो नहीं होता है, सॉलिड होता है। उस स्टील बॉल को एग्रीगेट में मिलाते हैं और ड्रम को फिर स्पेसिफिक नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के साथ उसको घुमाते हैं। कितना नंबर होता है, क्या स्पीड होता है, स्टील बॉल का साइज क्या होता है, कितना उसका मास होता है, कितना एग्रीगेट लेंगे, क्या मेरा प्रपोर्शन होगा, सब देखेंगे हम लोग आगे चल करके प्रोसीजर में। ये आपका है प्रिंसिपल, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जो एक्चुअल में फील्ड में कंडीशन हो रहा है एब्रेशन का, वो हम चाह रहे हैं कि लैब में वैसा ही कंडीशन डेवलप कर दे। इस कंडीशन को डेवलप करने के लिए क्या किया गया, स्टील बॉल लिया गया, स्टील बॉल को एग्रीगेट में मिला करके ड्रम में उसको घुमाया गया। यहाँ तक क्लियर है सुमन? हाँ सर, क्लियर है। ओके। बाकी लोग भी बोल सकते हैं, किसी को यदि कुछ दिक्कत होगा तो यहाँ पे आप चैट पर लिख सकते हैं कि क्लियर और नॉट क्लियर, ताकि मुझे थोड़ा मालूम चलते रहे, ऐसा ना लगे केवल मैं सुमन को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट है द परसेंटेज वियर ऑफ एग्रीगेट। ओके, थैंक यू जयप्रकाश एंड मुबारक, यदि आपको क्लियर हुआ तो थैंक यू। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए, द परसेंटेज वियर ऑफ एग्रीगेट ड्यू टू स्टील बॉल, विथ यहाँ पे अलग से लग गया है, ड्यू टू स्टील बॉल इज डिटरमाइंड एंड नोन एज लॉस एंजलस एब्रेशन वैल्यू। क्या हुआ, द परसेंटेज वियर ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट में कितना परसेंट वियर हुआ, कितना परसेंट वियर हुआ है एग्रीगेट में, वो निकाल लेते हैं हम लोग परसेंटेज में, ठीक है। विथ स्टील बॉल कितना परसेंट एग्रीगेट हुआ, वियर हुआ, निकाल लेंगे। इज डिटरमाइंड एंड नोन एज लॉस एंजलस एब्रेशन वैल्यू, वो निकाल लेंगे और इसी को बोलेंगे यही हमारा क्या है, एब्रेशन वैल्यू है, ठीक है। ये हमारा एब्रेशन वैल्यू है। आई होप कि जो इसका थ्योरी था वो क्लियर हुआ आप लोगों को। एब्रेशन वैल्यू लैब कैसे, एब्रेशन वैल्यू क्या होता है, पहले तो एब्रेशन क्या होता है, उसके बाद उस फील्ड के कंडीशन को हम लोग लैब में कैसे दिखा रहे हैं बाय यूजिंग स्टील बॉल, उसके बाद एब्रेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, कैसे निकालते हैं वो आपको लास्ट में दिख रहा है, इस जो पिंक कलर में मैंने किया है। द परसेंटेज वियर ऑफ एग्रीगेट ड्यू टू, यहाँ पे विथ नहीं होगा, ड्यू टू स्टील बॉल इज डिटरमाइंड, निकाल लिया हमने, उसी को बोलते हैं लॉस एंजलस एब्रेशन वैल्यू। यस, यहाँ तक क्लियर हुआ? एक बार कोई लिखिए मैसेज में कि यहाँ पे क्लियर है, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। यस सर, ओके ओके तेजस, ओके जयप्रकाश, थैंक यू। चलिए, अब हम लोग आते हैं कि इसमें कौन कौन सा
ओके सचिन, थैंक्स। यस सुगेश। तो अब लोग आते हैं इसमें कि हम लोग हमारे पास कौन कौन सा ऑपरेटर्स है इसको यूज करने के लिए। ठीक है, यहाँ से आपको ध्यान देना जरूरी है। हालांकि जो पहले था वो भी आपने ध्यान दिया, अच्छी बात है। यहाँ से आपको और ध्यान देना है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है, विच आर द ऑपरेटर्स जो कि हम लोग यूज करते हैं एब्रेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको जानना होता है कोई भी टेस्ट है तो वो टेस्ट किस IS कोड के बेसिस पे हम लोग करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, IS 2386 पार्ट 4 ऑफ 1963, उस समय का ही है। अब उसके बाद कोई मॉडिफिकेशन यहाँ पे नहीं हुआ है IS कोड में। इस IS कोड के बेसिस पे हम लोग एब्रेशन वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, यहाँ तो बस याद करना है कि IS कोड है 2386 8386 पार्ट 4 1963 का, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए एपरेटस में जो पहला आपका एपरेटस है वो है लॉस एंजलस एब्रेशन टेस्टिंग मशीन। जो मशीन है, ऑब्वियस सी बात है, किसी भी टेस्ट को करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो क्या होता है, उसका मशीन होता है। ठीक है, तो पहला आपका मशीन हो गया। अब मशीन कैसा होगा वो बताया जा रहा है यहाँ पर। इट कंसिस्ट ऑफ हॉलो स्टील सिलेंडर। यहाँ पे जो सिलेंडर है वो स्टील सिलेंडर है, कैसा है, हॉलो है। हॉलो होगा तभी तो उसके अंदर आप एरिएट को रखेंगे, स्टील बॉल को रखेंगे। और क्या है, क्लोज्ड एट बोथ द एंड्स, दोनों एंड पे सिलेंडर क्लोज होगा। ठीक है, स्टील बॉल है तो दोनों एंड पे स्टील बॉल क्या होगा, स्टील सिलेंडर है तो दोनों एंड पे क्लोज होगा। कैसा है वो, क्लोज एट बोथ द एंड्स विथ इंटरनल डायमीटर 700 mm एंड लेंथ 500 mm। उसका जो डायमीटर है अंदर का वो कितना है, 700 है और लेंथ 500 है। कहने का मतलब क्या हुआ कि उसका अधिक वो मोटा होगा। वो जो ड्रम है, आप लोगों ने ड्रम देखा होगा जिसमें आपने गेहूं रखते हैं, देखा है ना आप लोगों ने। तो वो जो गेहूं वाला ड्रम होता है वो क्या होता है, उसका डायमीटर कम होता है, लेंथ अधिक होता है। लेकिन यहाँ देखिए इसका डायमीटर अधिक है, लेंथ कम है। यस, आपको फिगर दिया हुआ है, फिगर को मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोग को ताकि आपको समझने में और आसानी हो। यहाँ पर ये देखिए इस तरह का ड्रम होता है। ये इसका क्रॉस सेक्शन है ड्रम का, जो फिगर दिख रहा है आप लोग को 3.1 में, ये क्रॉस सेक्शन है लेफ्ट साइड में दिखा हुआ नीचे क्रॉस सेक्शन, और ये आपका एक्चुअल दिख रहा है ड्रम यहाँ पर। ठीक है, इस तरह का अरेंजमेंट होता है। ये आपका ड्रम है। ये इसका देखिए डायमीटर इसका थोड़ा बड़ा होता है और लेंथ डायमीटर होता है 700 mm मतलब 0.7 मीटर, और इसका लेंथ होता है 500 mm मतलब 0.5 मीटर। ठीक है, ये आपका पिक्चुअल व्यू है। और यहाँ देख सकते हैं कि आपके लैब में किस तरह का है वो देखिए। ये देखिए आपके लैब में किस तरह का है, इस तरह से होगा। यस, ये फिगर आप लोग को समझ आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग, आप लैब में दिखा भी है ड्रम। यस सर, आप दिखे। हाँ, बाकी ये चीज जो यहाँ दिख रहा है, ये 4 आपको नट बोल्ट लगा हुआ है, यहाँ पे 2 हैंडल पकड़ने के लिए है। ये सब क्या है हम लोग सब डिस्कस करेंगे बारी बारी से। ठीक है, आइए वापस आते हैं हम लोग अपने एपरेटस पे। तो पहला एपरेटस आपका यही हो गया, फिगर देख लिया आपने। या फिर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। सर बोल रहे हैं फिगर जो निजाम? शेयर किया सर, कहाँ दिख रहा है फिगर सर? निजाम एक बार फिर से बोलिए, मैं समझ नहीं पाया। सर बोल रहे हैं कि फिगर जो अभी दिखाए वो नहीं दिखा है। फिगर नहीं दिखा आपको? नहीं सर, सिर्फ ऑपरेटर्स है बस सामने, बस वही है सर, फिगर नहीं दिखा सर। अच्छा, फिर से मैं दिखाता हूँ आपको फिगर। अभी देख पाए फिगर आप? नहीं सर, नहीं देख पा रहे हैं? बाकी अदर लोग, सुमन यस सर। फिगर दिख रहा है आपको? जी सर, अब दिखा सर, दिखा सर अब। ओके, ठीक है। ये आपका मैंने कहा कि ये क्रॉस सेक्शन है और ये आपका उसका पूरा ड्रम का फिगर दिख रहा है, लॉस एंजलस फिगर, लाइन डायग्राम ऑफ लॉस एंजलस एब्रेशन टेस्ट, और ये एक्चुअल फिगर दिख रहा है। देखिए मतलब ये फोटोग्राफ खींचा हुआ है। चलिए वापस आते हैं हम लोग अपने एपरेटस में। ठीक है, अब देखिए मैं आगे पढ़ रहा हूं। क्या कर रहा है, एंड केपेबल ऑफ रोटेटिंग अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये फिगर से आपको क्लियर था कि वो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट ये घूम सकता है, ऐसा बनाया जाता है। अ रिमूवल कवर विथ इंट्रोड्यूसिंग, अ रिमूवल कवर फॉर इंट्रोड्यूसिंग सैंपल इज प्रोवाइडेड which when clamped is dust tight। क्या मतलब कह रहा है, देखिए क्या कर रहा है कि अ रिमूवल कवर फॉर इंट्रोड्यूसिंग सैंपल को अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए एक कवर लगाया जाता है which is provided with
which is provided which when clamped is dust tight। जब उसको क्लैंप हम कर देंगे, जब उसमें नट बोल्ट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, डस्ट टाइट हो जाएगा, मतलब उससे डस्ट बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, वही था आपका जो मैंने बताया कि दो हैंडल लगा हुआ है, 4 नट लगा हुआ है, वही हमारा रिमूवेबल कवर बोलते हैं उसको। आगे क्या है, रिमूवेबल स्टील शाफ्ट प्रोजेक्टिंग रेडियली 88 mm into cylinder and extending full length is mounted firmly on the interior of the cylinder। इसका फिगर मैं दिखाता हूं आपको, जो सेकंड सेंटेंस मैं पढ़ रहा हूं इसको समझिएगा। पहला तो क्लियर हो गया आप लोगों को, पहला सेंटेंस कि एक कवर होता है। सेकंड जो मैं पढ़ रहा हूं, ये वाला जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, इसको देखिएगा, ये क्या होता है ये समझिएगा। दो चीज मैं ले चलता हूं, फिर से फिगर पे देखिए। ये तो आपका पहला वाला हो गया जो कि मैंने पहले हाईलाइट किया था। ये 2 हैंडल लगा हुआ है और ये 4 नट बोल्ट लगा हुआ है। इसको आप खोल करके खोलेंगे तो इसमें एक जगह बन जाएगा, उससे आप इसके अंदर एयरगेट डाल देंगे, स्टील बोल्ट डाल देंगे, और फिर इसको जब आप क्लैंप कर देंगे तो ये डस्ट टाइट हो जाएगा, मतलब डस्ट इससे बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ तक क्लियर है, बताइए एक बार। हाँ सर, क्लियर है यहाँ तक। वेरी गुड। चलिए अब देखिए, जो सेकंड सेंटेंस था उसमें लिखा हुआ, उसका फिगर यहाँ पे नहीं है क्या? ओहो, यहाँ पे नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ वो फिगर गूगल से, ठीक है, क्योंकि वो अंदर का पार्ट है, इसमें नहीं। हाँ, यहाँ दिख रहा है, इसमें देखिए, क्रॉस सेक्शन में देखिए, क्रॉस सेक्शन में यहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, यहाँ पे उठा हुआ थोड़ा सा दिख रहा है फिगर में। मैं इसको थोड़ा सा करूँ, मैं ड्रॉ यूज करता हूँ, शायद ड्रॉ से हो जाएगा। हाँ, ये देखिएगा, देखिए मैं बात कर रहा हूं इसका, देख पा रहे हैं आप लोग ये चीज? ये क्या है, ये है आपको कि अंदर में क्या होता है, थोड़ा सा पूरा थ्रू आउट द लेंथ ऑफ सिलेंडर इस तरह से थोड़ा सा उठा दिया जाता है। क्यों? ताकि जब घुमाएंगे इसको, एयरगेट इसके ऊपर से गिरेगा और स्टील बॉल इसको रोकेगा और फिर गिराएगा, ताकि एब्रेशन डेवलप हो सके। नहीं तो क्या होगा, सारा का सारा एग्रीगेट इसके पेंदी में, सारा का सारा एग्रीगेट जो है इसके पेंदी में यहाँ पे जमा रहेगा, और हम यदि घुमाएं, सारा एग्रीगेट यहाँ पे मान लीजिए जमा हो जाएगा, और इसको हम घुमाएंगे भी तो क्या होगा, वो एग्रीगेट ऊपर नहीं जाएगा, यहीं पे घूमता रहेगा। अब इससे क्या होगा, जब ये घूमेगा तो ये एग्रीगेट को साथ ऊपर ले जाएगा, और जैसे ही एग्रीगेट यहाँ पे पहुंचेगा तो क्या होगा, अब हॉरिजॉन्टल हो गया, और जैसे ही इससे ऊपर एग्रीगेट यहाँ पे पहुंचेगा उसको वो गिरा देगा। ठीक है, और जैसे अब ये यहाँ पे पहुंचेगा, अब तो इसके पास कोई एग्रीगेट बचेगा ही नहीं, सारा का सारा एग्रीगेट गिर जाएगा, स्टेबल उसके ऊपर टकराएगा, गिरेगा तो एब्रेशन होगा। अब बताइए, ये चीज क्लियर हुआ आप लोग को? जी सर। यस निजाम, क्लियर हुआ? जी सर। निजाम आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है, कोई और बोलिए। जी सर बोला आपने, मैं समझ गया। यस मुबारक, विकास, तेजस, आप लोग बताइए, यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर। ओके, चलिए। यस सर, क्लियर। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? तो मैं इसको जरा सा वापस इरेज कर देता हूँ ताकि फिगर साफ दिखे। ठीक है, चलिए। ओके, तो वही लिखा हुआ है, देखिए पहला था रिमूवेबल कवर जो कि दिखाया मैंने, इज इंट्रोड्यूस्ड व्हेन द एंड व्हिच व्हेन क्लैम्प्ड इज डस्ट टाइट। दूसरा है अ रिमूवेबल स्टील शाफ्ट प्रोजेक्टिंग रेडियली 88 mm into cylinder and extending full length is mounted firmly in the interior of the cylinder। वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे जो मैंने आपको फिगर में दिखा के समझाया, और क्या काम है मैंने उसको भी आपको प्रयास किया समझाने का पेन के साथ। अब है द शाफ्ट द सेल्फ इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 1250 mm मिनिमम फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है और जहां से ओपनिंग है उसके डायरेक्शन से कम 1250 mm के डिस्टेंस पे होना चाहिए। ठीक है, ये बात कह रहा है यहाँ पे, इसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं। मैं इसका ले लेता हूँ दूसरा कलर, ये वाला बात जो कह रहा है, द सेल्फ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 1250 mm मिनिमम फ्रॉम ओपनिंग ऑफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। देखिए
क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होगा या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ओपनिंग से जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के डायरेक्शन में हुआ वो 1250 mm मतलब कि 1.25 मीटर के डिस्टेंस पे रहेगा। ठीक है, ये जस्ट आईएस कोड का स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, यार क्या होगा, बहुत नजदीक रहेगा तो क्या होगा, ओपनिंग के पास डस्ट उससे लीक करने का संभावना रहेगा और हमारा जो है प्रॉपर वाइब्रेशन नहीं आ पाएगा, इसलिए डिस्टेंस जो है आईएस कोड रिकमेंड किया हुआ है। ये एक वैल्यू है, आपको यहाँ पे इसको याद रखना है। ठीक है, तो ये देखिए, ये पूरा हमारा था अबाउट लॉस एंजलस एब्रेशन मशीन। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट था एपरेटस में, सबसे इंपॉर्टेंट एपरेटस हमारा यही था, लॉस एंजलस एब्रेशन मशीन। ये क्यों नहीं हो रहा? हाँ हो गया। ये हमने डिस्कस किया, लॉस एंजलस एब्रेशन टेस्टिंग मशीन, ये हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारा जो है वो है सेकंड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो हमारा जो एपरेटस है, दैट इज एब्रेसिव चार्ज, जो मैं बोल रहा था आप लोग को, एब्रेसिव चार्ज। उसके बाद आपका आएगा सीव, उसके बाद आपका आएगा बैलेंस, उसके बाद आपका आएगा ड्राइंग ओवन। ये हमारा 4 चीज आएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एब्रेसिव चार्ज हमारा किस तरह का होगा, उसको देखते हैं। देखिए क्या है, कास्ट आयरन और स्टील बॉल अप्रोक्सीमेटली 48 mm in diameter and each weighing between 390 to 445 ग्राम, मतलब कि 400 ग्राम से लेकर के 450 ग्राम के आसपास, मोटा मोटी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, 390 ग्राम से 450 ग्राम के आसपास इस रेंज का होता है। ठीक है, कास्ट आयरन का होगा अप्रोक्सीमेटली 48 mm डायमीटर का होगा एंड ईच वेकिंग बिटवीन 390 to 450 ग्राम। 6 to 12 बॉल आर रिक्वायर्ड। कितना बॉल चाहिए आपको? 6 से 12 बॉल चाहिए आपको। अब कहाँ पे कितना चाहिए वो कैसे समझेंगे? तो वो समझेंगे हम कि जो हमारा एग्रीगेट है वो किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है उसको देखते हुए। ठीक है, हमारे किस पर्पस के लिए रेट को यूज किया जा रहा है उसको देखते हुए हम लोग ये निकालते हैं कि कितना नंबर ऑफ स्टील बॉल हमें चाहिए। वो आपको दिया हुआ है, टेबल में आपको दिया हुआ है कि इस पर्पस के लिए एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, उसमें इतना स्टील बॉल देंगे, यहाँ कर रहे हैं तो इसमें इतना देंगे, वो हम लोग देखेंगे आगे चल करके। ठीक है, एब्रेसिव चार्ज में आया आप लोग को? यस, बाकी Yes, क्लास में sir. और लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? और कौन कौन है क्लास में? एक बार रुकिए, मैं देखता हूँ कौन कौन है क्लास में। सबको बोलना चाहिए। मनोज है, अफजल है, आरुषि भी है, बबीता है, बादल, गौतम। हम लोग भी है यहीं पे सर। कौन लोग हैं? हम अभिमन्यु, पूजा, हम भी हैं सर। हाँ रालू, आप तो है ही, आप तो सुपरस्टार है क्लास के। हम बबलू सर। यस, अभिमन्यु अभिमन्यु सर। है, पूजा है, वेरी गुड। और कौन है साथ में? यस सर। हाँ, अभिमन्यु, उदय तो है ही। पंकज सर। मेरा सुकृति भी पत्ता है, काट सुकृति? कर रहे हो भाई। अच्छा एक मिनट, लेट मी आस्क सुकृति। सुकृति, आपको समझ में आया ये चीज? अरे सुकृति, आर यू देयर? लगता है सुकृति को नींद आ गया, सो गई सुकृति पढ़ते पढ़ते। कोई बात नहीं। सचिन, आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, जो लोग अनम्यूट करके नहीं बोल सकते हैं वो मैसेज में टैप कर दीजिए, वो भी अच्छा है। ठीक है, बाकी उगेश का तो मैसेज आया था, उदय बोल रहा है, तेजस बोल रहा है, सुमन बोल रहा है, सोनू, यस सोनू का भी है। ठीक है, सौरभ है, राम भजन का भी है, राजा, राजा आर यू देयर? यस सर। ओके, पंकज, यस पंकज भी है, बादल भी है, बबीता, बबीता, आरुषि, आप लोग को समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, एंड बबीता, व्हाट अबाउट? यस, ओके Yes, sir. ओके, थैंक यू। ठीक है, मैं समझ गया, सब लोग हैं क्लास में, केवल सुकृति सो गई है, बाकी सब लोग क्लास में है। वेरी गुड। चलिए, तो अभी आपसे कोई पूछेगा वाइवा में, जब आपका कॉलेज शुरू होगा तो जब आपका वाइवा होगा तो वहां पूछेगा आपसे व्हाट डू मीन बाय एब्रेसिव चार्ज। ठीक है, आप बोलेंगे कि जब एब्रेशन टेस्ट करते हैं सर हम लोग लॉस एंजलस एब्रेशन मशीन से, तो वहाँ पे हम लोग स्टील बॉल यूज करते हैं जो कि रिजेंबल करता है हमारे फील्ड के एब्रेशन को लैब में, उसी को बोलते हैं एब्रेसिव चार्ज।
वो क्या होता है, कास्ट आयरन का बना होता है या स्टील, कास्ट आयरन या स्टील बॉल का होता है, डायमीटर 48 mm होता है उसका जो वेट होता है वो होता है 390 से 450 ग्राम के आसपास। ठीक है, प्रेजेंट सर, पूजा, बबलू, हेमंत। ओके, यस, गॉट इट। तो नेक्स्ट आपका है आईएस सीव साइज, और ये सी भी ऐसा चीज है जिस कारण से जब आपका ऑफलाइन क्लास था तब भी मैं आपको लैब नहीं कर पाया। मैंने बहुत प्रयास किया कि सीव मंगा दूं, लेकिन अभी तक सीव अनफॉर्चुनेटली अभी तक सीव आपका नहीं आ पाया है। क्या कर सकते हैं, क्योंकि मेरा ट्रांसपोर्टेशन लैब से बहुत पुराना रिश्ता है, क्योंकि मेरा मास्टर भी ट्रांसपोर्टेशन में है, और मैंने ये लैब अपने बीटेक में भी किया अच्छे से, अपने एमटेक में भी किया अच्छे से। मैं इससे पहले जिस 2-3 कॉलेज में था वहाँ भी बच्चों को काफ़ी अच्छे से ये लैब करवाया हूँ। तो इस लैब से मुझे बहुत मेरा गहरा रिश्ता है। मैं चाहता था कि आप लोग को भी अच्छे से करवाऊँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सीवी नहीं आ रहा है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ सर प्रिंसिपल सर को भी बोले थे सर, एप्लीकेशन भी दिए थे लेकिन अभी तक नहीं आया है। आवाज क्या बोले होता है, फिर से बोलिए। बोले सर प्रिंसिपल सर आए थे, उनको भी बोले थे ये सब बात सर। मेरे हेडफोन में कुछ प्रॉब्लम है क्या? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? परफेक्ट सर। यस सर। यस हाँ सर। हाँ, ठीक है, अब आपकी आवाज भी आ रही है। क्या बोलते उधर, फिर से बोलिए एक बार। बोले सर एप्लीकेशन भी लिखे थे हम लोग इसके लिए सर, प्रिंसिपल सर आए थे उसको भी कंप्लेन किए थे सर। चलिए क्या कर सकते हैं, मैंने तो इतना तक कहा कि सर को कि सर बगल में पॉलिटेक्निक है वहां से मंगा देते तो कम से कम बच्चों का कुछ बेनिफिट हो जाता, बट पता नहीं सर क्या सोचते हैं। ठीक है, चलिए, हालांकि मैं प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को कि जितना अधिक से अधिक हो सके मैं आपको लगे कि आप लैब में हो, लैब कर पा रहे हो, इस तरह से मैं करूँ आपको क्लास में। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है बैलेंस ऑफ कैपेसिटी 5 kg और 10 kg, क्योंकि जो आप एग्रीगेट लेंगे उसको आपको मेजर करना पड़ेगा, और एब्रेशन के बाद भी आप उसको मेजर करोगे कि कितना एब्रेशन हुआ, कितना टूट हुआ, और कितना पार्ट उसका परसेंटेज है वो निकालने के लिए आप वेट करोगे। आपको बैलेंस चाहिए। और दूसरा क्या है, ड्राइंग ओवन है। ड्राइंग ओवन क्या होता है कि देखिए, जैसे अभी ठंडा का मौसम है, तो अभी टेम्परेचर आपका 4 डिग्री सी 5 डिग्री सी हो जाता है, और गर्मी के मौसम में टेम्परेचर आपका 45-47 पहुंच जाता है। तो देयर इज गैप ऑफ टेम्परेचर अराउंड 42 से 45 डिग्री सी। मतलब ठंडा में आपका टेम्परेचर सपोज कि 3 डिग्री सी है, और गर्मी में टेम्परेचर आपका 48 डिग्री सी है, तो 45 डिग्री सी टेम्परेचर का गैप है। तो आपका टेस्ट जो है इस कारण से बहुत वेरी कर जाएगा। तो क्या करते हैं, हम सारे टेस्ट को एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे करते हैं, सपोज कि 25 डिग्री सी या रूम टेम्परेचर जिसको बोलते हैं हम लोग। तो 25 डिग्री सी पे हम एग्रीगेट को गर्म करेंगे यदि ठंडा का मौसम है। यदि गर्मी का मौसम है तो उसको हम लोग उस टेम्परेचर पर लाएंगे, उसके लिए हम लोग ड्राइंग ओवन का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सारा इंस्ट्रूमेंट एपरेटस। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यदि यहाँ तक समझ गए आप लोग तो एक बार आप लोग टिल एपरेटस आप लोग समझ गए तो एक बार आप लोग लिख दीजिए चैट बॉक्स में यस सर, ताकि मैं समझ जाऊँ कि ये कहाँ तक क्लियर है। मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, मुबारक, अभिनंदन, सचिन, आरुषि, राजा, सौरभ, सुमन, अफजल, कविता, बादल, निर्मल, पंकज, मनोज, यस, विकास, तेजस, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, थैंक यू। जयप्रकाश भी है, वेरी गुड। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आपका है लाइन डायग्राम, जो कि मैंने पहले आपको दिखा दिया। उसके बाद आपका है पिक्चोरियल इमेज, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। नेक्स्ट हमारा आता है, हाँ सर बोलिए। लैब रिपोर्ट जो मिलता है सर उसमें पिक्चोरियल इमेज भी मंगाना पड़ेगा सर, क्योंकि तो 3D में है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। देखिए, पिक्चुअल इमेज यदि आप बना पाते हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हालांकि पिक्चुअल इमेज जो नहीं बनाता है उसको मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ अभी, लेकिन हम लोग को जहाँ तक है, हम लोग को जब हम लोग बीटेक में थे तो हम लोग को लाइन इमेज, पिक्चुअल इमेज दोनों बनाने के लिए कहा था, और रफ पे हम लोग बना के पहले चेक कराते थे। वो जब पास होता था तभी हम लोग का जो फेयर रिपोर्ट है वो चेक होता था, हम लोग को लैब में एंट्री मिलता था। ठीक है, चूंकि यहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट रूल नहीं है इसलिए मैं भी इतना स्ट्रिक्ट नहीं हो रहा हूँ। आप जो इमेज देते हैं मैं उसको आगे बढ़ा देता हूँ, उसको मैं नहीं सर, हमने भी नहीं बनाया इससे पिछले वाला रिपोर्ट में सर, इसीलिए पूछा। हाँ, यदि आप नहीं बनाए तो ठीक है, लेकिन आप यदि बना पाते हैं, आपके पास समय है और आपको इंटरेस्ट है कि मैं सीखूं अच्छे से, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी दैट। ओके, सर लैब होता नहीं है, पिक्चरें बनाते रहेंगे। सुमन कभी तो अच्छा बोल लो यार।
कभी तो पॉजिटिव बात कर लिया करो। नहीं सर, मतलब निजम जो बोलता है सर, मतलब नहीं वो पिक्चर तो मतलब अच्छा बनाएंगे नहीं, सुमन मेरी बात सुनो, वो तो अच्छा बोल रहा है ना। यदि आप पिक्चर व्यू बनाते हैं तो आपको और अच्छा उसमें आइडिया आएगा, समझ रहे हैं। सुमन वो निजाम अच्छा चीज बोल रहा है, ठीक है। लैब नहीं हो रहा है, इस बात से मैं भी दुखी हूँ। आपने खुद देखा कि मैं अलग से जा करके मैंने आपके एजुकेशन से बात की, मैंने प्रिंसिपल से बात की, मैंने आप लोगों को एप्लीकेशन दिया, उसको फॉरवर्ड किया। मैं खुद प्रयास कर रहा हूँ कि आपका लैब हो जाए, ठीक है। इस बात से मैं खुद दुखी हूँ, क्योंकि ऐसा कोई कॉलेज नहीं था इससे पहले जहाँ पे मैंने लैब नहीं कराया था। ऐसा कॉलेज है यहाँ पर है, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है, सारा फैसिलिटी है, सब कुछ है, बच्चे भी पढ़ने में इंटरेस्टेड है, फिर भी मैं लैब नहीं करवा पा रहा हूँ क्योंकि इंस्ट्रूमेंट नहीं है। आप लोगों से अधिक मैं दुखी हूँ, लेकिन फिर भी निजाम पॉजिटिव चीज बोला कि सर ये बनाएंगे तो अच्छा लगेगा, बिल्कुल अच्छा लगेगा, ठीक है। यदि हम कोई चीज नहीं हो रहा है उसको लेकर के हम और भी चीज ना करें, और भी चीज ना सीखे, तो ये इसमें कहाँ से बुद्धिमानी है हमारी। चलिए खैर उस पर डिस्कस नहीं करते हैं, फिर हम लोग का लैब पूरा हो नहीं पाएगा। यहाँ पे समझना जरूरी है। चलिए, अब सबसे आपका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आपका है प्रोसीजर। ये आगे बढ़िया क्या, पहले हम लोग यहाँ शुरू करेंगे। प्रोसीजर यहाँ लिखा हुआ है, अच्छा नेक्स्ट पेज में आ गया है, कोई बात नहीं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेस्ट सैंपल की। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। टेस्ट सैंपल, सैंपल कैसा लेंगे हम लोग, तो इस जो ये टेस्ट है, इस टेस्ट में लेते हैं हम लोग, इट कंसिस्ट ऑफ क्लीन एग्रीगेट ड्राइड इन ओवन एट 105 डिग्री सी टू 110 डिग्री सी। मैंने आपको तभी 25 बोल दिया था, वो हर केस के लिए नहीं होता है, किसी किसी केस के लिए होता है। इस टेस्ट के लिए आप लेते हैं इसको 105 डिग्री से 110 डिग्री सी, इसलिए आपको ओवन की जरूरत पड़ेगी यहाँ। एंड आर कोर्सर देन 1.7 mm सीव साइज, मतलब कि जो आपका एग्रीगेट 1.7 से बिगर है उसको लेंगे आप। मतलब कैसे करेंगे इसको, सुमन बताइए कैसे करेंगे इसको। जी सर। कह रहा है कि इसमें एग्रीगेट लेना है व्हिच इज कोर्सर देन 1.7 mm सी साइज, तो कैसे लेंगे इसको हम, क्या करना पड़ेगा आपको। सर एग्रीगेट को ले लेंगे सर 105 से 110 डिग्री सेल्सियस पर। वो तो हम ओवन में गर्म कर देंगे उसको, ठीक है। साइज कैसे लेंगे उसका 1.7 mm, सर सीप से पास कराएंगे। कौन सी से पास करेंगे। एक सीप था 1.70 सीप साइज है इसमें दिया हुआ। हाँ पास करेंगे, और जो पास कर जाएगा उसको छोड़ देंगे, और जो सीप पे रुकेगा उसको ले लेंगे, ठीक है। सर क्योंकि कोर्सर लेना है हम लोग को, जो सीप से पास करके उसको छोड़ देना है, और जो सीप के ऊपर रुक जाएगा वो हम यूज करेंगे। देखिए, जब हम लोग घर में आटा चालते हैं, मैदा चालते हैं, सूजी चालते हैं, तो वहां पे जो चाल के नीचे जाता है वो यूज करते हैं। यहाँ पे उल्टा करना है। आप जब उसको चालेंगे सीप से, जो सीप के ऊपर रुक जाएगा आपको वो लेना है, जो उसके पास हो गया वो आपको नहीं लेना है, क्योंकि जो पास हो गया वो फाइनल हो गया, जो रुका वो कोर्सर हो गया। तो आपको जो रुका है वो लेना है। द सैंपल शुड कन्फर्म, कन्फर्म में यहाँ पे आई होना चाहिए, शुड कन्फर्म टू एनी ऑफ द ग्रेडिंग शोन इन द टेबल। ये इसको समझिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है, यदि क्वेश्चन टफ करेगा कोई भी आपको वाइवा में, आप चाहेगा कि थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन करे, थोड़ा घुमाए बच्चों को, तो यहाँ से वो आपको प्रयास करेगा कि क्वेश्चन को टफ करने का। इसको आप समझिएगा अच्छे से। देखिए, मैं पूरा टेबल एक साथ शो कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ सके। यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, ये है आपका ग्रेडिंग ऑफ टेस्ट सैंपल। टेस्ट सैंपल का ग्रेडिंग कैसे करेंगे, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि पहला कॉलम में आपका लिखा हुआ है सीव साइज, स्क्वायर होल जो होता है सीव साइज का, पासिंग थ्रू और रिटेन्ड ऑन, ये लिखा हुआ है। सेकंड आपका कॉलम में लिखा हुआ है वेट इन ग्राम ऑफ टेस्ट सैंपल फॉर ग्रेड, ग्रेड ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए, ई, एफ और जी के लिए। ये सब ग्रेड है, डिफाइन किया हुआ है, ग्रेड क्या होता है आगे डिफाइन किया हुआ है। और यहाँ पे सीव साइज दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है आपको समझिएगा। करा कि select the grading to be used in the test. It should be chosen such that it conform to the grading to be used in construction to a maximum extent possible. अब कहाँ पे यूज करेंगे इसको, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ समझिएगा। Select the grading to be used in test. ये ग्रेडिंग आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि समझिए इसको, जो आप एग्रीगेट यूज कर रहे हैं अपने काम में, उस एग्रीगेट में
उस जो आप यूज उसमें कैसा है, मतलब आपने क्या साइज रखा है, आपने 80 और 63 के बीच लिया है, 63 50 के बीच लिया है, 50 40 के बीच लिया है, या 40 25 के बीच लिया है। इसी तरह से सिमिलरली अपने 4.75 से 2.36 के बीच लिया हुआ है। आपको ये पता है ना, डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट साइज ऑफ पीरियड यूज करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारा रोड बन रहा है विलेज में, तो वहाँ पे हमारा कम डिस्टेंस चाहिए, तो वहाँ पे साइज अलग यूज करेंगे। हमारा हाईवे बन रहा है, हमारा नेशनल हाईवे बन रहा है, हमारा एक्सप्रेस वे बन रहा है, डिफरेंट डिफरेंट वर्क के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट साइज को यूज करते हैं। तो जो साइज हम लोग यूज कर रहे हैं उस साइज के बेसिस पे आप यहाँ पे ग्रेडिंग चूज कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कर रहा है। पहला पॉइंट वो हुआ। सेकंड हुआ 5 kg of sample for grading A, B, C and D and 10 kg for grading E, F and G। पहला जो 4 ग्रेडिंग है उसके लिए आप 5 kg सैंपल लेंगे, और बाद का जो 3 ग्रेडिंग है E, F, G है उसके लिए आप 10 kg लेंगे। चूज द एब्रेशन चार्ज एज पर टेबल 3.1। अब क्या है, ग्रेडिंग A, B, C, यदि A, B, C, D है जिसके लिए आपने 5 kg लिया, ग्रेडिंग E, F, G इसके लिए आपने क्या किया 10 kg लिया, और पहले वाले ग्रेडिंग के लिए आपने क्या किया 5 kg लिया। इसके लिए आपने लिया 5 kg और इसके लिए लिया आपने 10 kg। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपने ABCD के लिए लिया 5 kg और EFG के लिए आपने लिया 10 kg। उसी तरह से आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ बॉल जो होता है A के लिए 12 है, B के लिए 11 है, C के लिए 8 है, D के लिए 6 है। अब देखिए ये सारा जो है स्पेसिफिकेशन है, ये सारा IS कोड का स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, इसके पीछे क्या लॉजिक है मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता है कि क्यों ऐसा किया गया है। कहीं पे 12 नंबर है, कहीं पे 11 नंबर है। इसको आप और स्टडी करेंगे, हायर हो सकता है कि एमटेक वगैरह में कहीं पे इसको बताया जा रहा हो, लेकिन मुझे तो ये चीज वहां पर भी नहीं बताया गया था कि क्यों यूज किया जाता है इसको, और मैंने भी उतना ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा कि ठीक है ये IS कोड का स्पेसिफिकेशन है, तो जिस तरह से IS कोड बोल रहा है उस तरह से मैंने यूज कर लिया इसको। साथ ही साथ क्या है कि ग्रेडिंग ए में आपको लेना है 5 kg +- 25। देखिए यहाँ पे ग्रेडिंग बी में लेना है आपको 4 5। ये जो चार्ज है, वेट ऑफ चार्ज है, ये जो लास्ट कॉलम में दिख रहा है आप लोग को, टेबल 3.1 के लास्ट कॉलम में जो वेट ऑफ चार्ज होगा वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ, हर ग्रेडिंग के अगेंस्ट कितना आप वेट ऑफ चार्ज लेंगे वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जो आपका EFG ग्रेडिंग है उसमें स्टील बॉल आपका 12 ही है, और जो आपका वेट है वो आपका 5000 ही है सब में। लेकिन जो शुरुआत का ABCD है उसमें सब में आपका स्टील बॉल भी अलग अलग है, और सब में आपका जो चार्ज है वो भी अलग अलग है। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ पे थोड़ा आपको लग रहा होगा कि याद करना पड़ रहा है या जैसा है वैसा ही समझना पड़ रहा है, लेकिन ये रिकमेंडेशन है, इसको हम लोग ऐसे ही लेके चल सकते हैं। यस सुमन? हाँ सर, यहाँ तो यही करना ही पड़ेगा। हाँ, जो रिकमेंडेशन है, जो रिकमेंड किया है साइंटिस्टों ने, उसको हम लोग यूज कर रहे हैं, कुछ खास बात यहाँ पे नहीं है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा है, ओपन द कवर। अब देखिए अब कैसे यूज करेंगे, ये तो हमारा चूज करने का, आप कैसे यूज करेंगे। जो मैंने आपको कवर दिखाया था जिसमें 4 बोल्ट लगा हुआ था, 2 हैंडल लगा हुआ था, उसको आप ओपन करेंगे। ओपन द कवर एंड फिट द एग्रीगेट एंड स्टील बॉल इन द सिलेंडर, रिप्लेस द कवर टाइटली। ओपन करेंगे, सबको फिल कर देंगे और उसको वापस से टाइटली उसमें फिल कर देंगे। सेकेंड क्या है, रोटेट द मशीन एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 to 33 रिवोल्यूशन पर मिनट। यहाँ भी आपको ध्यान देना है, ये वैल्यू, ये आपका रिवोल्यूशन क्या होगा, 30 से 33 रिवोल्यूशन पर मिनट आप करेंगे। ये भी पूछता है क्वेश्चन। फिर क्या है, allow the machine to run 500 revolution for grading A, B, C and D and 1000 revolution for E, F and G। देख रहे हैं, जिस तरह से आपने वेट में भी क्या था, वेट ABCD के लिए आपने 5 kg लिया था और EFG के लिए 10 kg लिया था, उस तरह से रेवोल्यूशन भी यहाँ पे 500 है और 1000 है, मतलब कि 1000 है। फिर क्या है, इतना जब आप रेवोल्यूशन देंगे, ये ध्यान रखना है कि 30 से 33 ही देना है 1 मिनट में, मतलब कि 2 सेकंड में, मोटा मोटी 2 सेकंड में 1 रेवोल्यूशन देना है आपको। उसका जब इतना रेवोल्यूशन आप दे दिए तो कर देंगे आप उसको, मशीन को स्टॉप द मशीन आफ्टर डिजायर्ड नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। मतलब या तो 500 रिवोल्यूशन होगा ABCD के लिए, या तो 1000 रिवोल्यूशन होगा EFG के लिए, उसका आप स्टॉप कर देंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोग को? यस उदय, यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके, देखिए क्या करेंगे, स्टॉप किया, उसके बाद रिमूव द डस्ट कवर। जो मैंने कवर लगाया था उसको आप रिमूव करेंगे एंड टेक आउट द मटेरियल। कैसे लेंगे मटेरियल को, मैं एक बार फिर दिखाता हूँ आपको फिगर में, देखिएगा। ये देखिए कैसे आप लेते हैं, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा फिगर में। देखिए
यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा कि एक पेन रखा हुआ है, दिख रहा है आपको ये पेन? नीचे में सर? हाँ ये बोला, यस दिख रहा है। ये पेन है। और क्या करेंगे, इस ड्रम को आप नीचे लेके आएंगे घुमा करके, यहाँ लेके आएंगे ड्रम को, पूरा यहाँ लेके आएंगे ड्रम को। और उसके बाद आप ये चारों जो ये आपका नट है, चारों पार्ट में ये नट को खोल देंगे और पूरा आप जब इसको पलट देंगे ड्रम को, मतलब कि नीचे घुमा के ले जाएंगे, तो ये सारा का सारा मटेरियल क्या होगा, इस पेन में आपका सारा मटेरियल इस पेन में आपके गिर जाएगा। ठीक है, जब सारा मटेरियल इस पेन में गिर जाएगा तो इस पेन को आप बाहर निकाल लेंगे खींच करके। यही बात वहां पे कह रहा था, समझिए। अब आप देखिए, ये कह रहा है रिमूव द डस्ट कवर एंड टेक आउट द मटेरियल। उसे मटेरियल को बाहर निकालेंगे हम लोग। अब क्या करेंगे, सेपरेट द स्टील बॉल। उसमें स्टील बॉल भी मिला हुआ है, तो स्टील बॉल को सेपरेट कर लेंगे। एंड सीव द मटेरियल ऑन 1.7 mm सीव। अभी भी क्या करेंगे, उसको जिससे बिगर साइज का लिया था उसी सीव से सीव करेंगे। हमने लिया था यही साइज का लिया था हमने, याद होगा आपको। वापस से इसको हम लोग 1.7 सीव से ही सीव कर रहे हैं। अब कहता है वॉश द मटेरियल कोर्सर देन 1.7 mm सीव। जो इससे अभी भी जो बड़ा रह गया, अभी भी जो इससे बड़ा मटेरियल रह गया, उसको आपको वॉश करना है, मतलब कि धोना है, पानी से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद ड्राई करेंगे, उसको सुखाएंगे इन द ओवन टू अ कांस्टेंट वेट एंड वेट टू अ एक्यूरेसी ऑफ 1 ग्राम। इसको सुखा लेंगे जब तक इसका वेट कांस्टेंट ना हो जाए। मतलब क्या होगा, देखिए जब उसको आप धोएंगे तो थोड़ा सा वाटर तो एब्जॉर्ब करेगा, ये तो वाटर एब्जॉर्ब करेगा और इसको आप वेट करेंगे तो स्टार्टिंग में इसका वेट अधिक रहेगा, और सूखेगा वेट थोड़ा और कम होगा, और सूखेगा वेट और कम होगा। जब आपको दिखेगा कि इसका वेट अब नहीं कम हो रहा है, मतलब कांस्टेंट वेट हो गया, तब तक इसको आप सुखाएंगे। मतलब जितना इसने पानी एब्जॉर्ब किया था, सारा का सारा पानी इसका सूख गया है, तब तक इसको आप सुखाते रहेंगे। जब कांस्टेंट वेट मिलना शुरू हो जाएगा तो उसको आप सुखाना बंद कर देंगे। उसके बाद क्या है, ड्राई इट इन द ओवन एंड कांस्टेंट वेट एंड वेट इट एट। उसको ड्राई कर दिया आपने कांस्टेंट वेट पे, उसको आपने 1 ग्राम एक्यूरेसी पे उसको आपने वेट कर लिया। फिर कैलकुलेट द परसेंटेज लॉस ऑफ मटेरियल। यहाँ पे अब आइए, ये आपका मेन पॉइंट है जो आपको समझना है। ये देखिए, कैलकुलेट द परसेंटेज लॉस ऑफ मटेरियल। मटेरियल में कितना परसेंटेज लॉस हुआ उसको आपको कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे कैलकुलेट, कौन बताएंगे, बताइए कैसे करेंगे कैलकुलेट आप लॉस? एनीबॉडी? अरे कोई नहीं बता सकते हैं। सर पहले जो हाँ सर लिए थे बोलिए। एग्रीगेट, पहले जो लिए थे और बाद में सीव से पास कराने के बाद जो बचा था सर, दोनों का माइनस करके टोटल जो लिए थे 100 कर देंगे 100। ठीक है, हमने जो पहले रेट लिया था, माप करके लिया था, या तो 5 kg था या 10 kg था। अब क्या है, अब जो उससे कोर्सर रह गया है उसको हमने वॉश कर लिया, उसको हमने कांस्टेंट वेट पे ले आया, उसको हम वेट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, वो 5 kg से कम होगा यदि हमने 5 kg लिया है तो उसका जो क्या है लॉस निकालेंगे, कितना कम हुआ। सपोज कि वो आया 2.7 kg, मतलब क्या हुआ 2.3 kg लॉस हो गया। तो 2.3 kg हमारे 5 kg का कितना परसेंट हुआ, 2.3 अपॉन 5 इंटू 100 कर देंगे, तो ये इतना हमको परसेंटेज निकल गया। इस तरह से उसका हम लोग परसेंटेज निकाल लेंगे। कोई कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज लॉस ऑफ मटेरियल। उसके बाद टेक अनदर सैंपल एंड रिपीट द एक्सपेरिमेंट, फाइंड द मीन ऑफ टू वैल्यू एंड रिपोर्ट इट एज लॉस एंजलस एब्रेशन वैल्यू। मैं फिर से एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। सपोज कि आपने 5 kg लिया था स्टार्टिंग में, और आफ्टर एब्रेशन आपने उसको सीव किया और जो कोर्सन मिला वो आपको मिला 2.5 kg, तो कितना लॉस हुआ, 50% का लॉस हुआ। फिर आपने अनदर सैंपल लिया, उसमें आपने निकाला, उसका सपोज कि 60% लॉस आया, तो 50 + 60 का आप क्या करेंगे, मीन ले लेंगे। आप देखिए सैंपल 1 है, सैंपल 1 का 50% आया, सपोज सैंपल 2 का 60% आया, तो 50 + 60/2 कर देंगे तो वो आएगा 55%। तो जहाँ पे मीन वैल्यू को आप यहाँ लिखेंगे कितना है 55%, और जो मीन वैल्यू होगा उसी को लिखेंगे आप कि हमारा लॉस एंजलस एब्रेशन वैल्यू हो गया 55%। बताइए यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? यस, पूजा, अभिमन्यु एंड और कौन थे वहाँ पे? पूजा, अभिमन्यु और यस सर।
हम भी है सर, बबलू कुमार। हाँ, पूजा, मनु और बबलू तीनों साथ में है ना? यस सर। हाँ, बताइए, क्लियर हुआ यहाँ तक बबलू? यस सर। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। ओके, वेरी गुड। अभिमन्यु सर, हम भी यहीं पे हैं। हाँ, पूजा, बबलू, अभिमन्यु 3 लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके, थैंक यू सर। अब देखिए क्या है फिर आपका, द मीन ऑफ द टू रिजल्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर। सपोज कि कभी आपको परसेंटेज में मतलब कि पूरा एग्जैक्ट होल नंबर में नहीं आया, तो उसको आप क्या करेंगे, होल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। सपोज कि 55.2 आया, 55 लेंगे। 55.7 आया, तो उसको हम लोग 56 लेंगे। इस तरह से नियरेस्ट होल नंबर कन्वर्ट कर लेंगे। ये आपका हो गया, यहाँ तक हो गया रिजल्ट का। अब यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है अबाउट लिमिट का भी। ये भी आपको पूछता है एग्जाम में या वाइवा वगैरह में, आपसे पूछ लेगा कि इसका क्या लिमिट होता है, बताइए। लॉस एंजलस एमिशन का लिमिट क्या होता है वो देखिए। अगर फॉर बिटुमिनस पेमेंट द वैल्यू शेल नॉट एक्सीड 30% फॉर बिटुमिनस सरफेस कोर्स। सरफेस कोर्स के लिए 30% एब्रेशन से अधिक नहीं होना चाहिए। एंड शेल नॉट एक्सीड एंड इट शुड नॉट एक्सीड 40% फॉर ग्रेनुलर बेस कोर्स, WBM या WMM। तो बेस कोर्स के लिए, टॉप कोर्स के लिए 30% और उसके नीचे वाले कोर्स के लिए 40% से अधिक नहीं होना चाहिए। फॉर सीमेंट कंक्रीट पेमेंट द डेंस बिटुमिन मैकाडम बाइंडर कोर्स मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लिमिट इज 35%। तो 3 वैल्यू है आपका, 40%, 30%, 35%। आपका जो है बिटुमिनस एग्रीगेट के लिए, बिटुमिनस पेमेंट के लिए सरफेस कोर्स में 40%, नीचे वाले कोर्स के लिए 30%, सॉरी सरफेस कोर्स के लिए 30%, क्योंकि सरफेस में को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इससे 30%, और नीचे वाले कोर्स के लिए 40%, और सीमेंट कंक्रीट है तो वहाँ पे 35%। ये आपका इसका लिमिट हो गया। ठीक है, लिमिट तो कोई बात नहीं है, जस्ट इसको आपको याद रखना है, ये लिमिट होता है हम लोग का। लॉजिक समझना है कि सरफेस कोर्स अच्छा होना चाहिए, इसलिए वहाँ पे एब्रेशन कम होना चाहिए, मतलब एब्रेसिव रेजिस्टेंस उसके पास जो है कम होना चाहिए, इसलिए वहाँ पे 30% है। और जो नीचे वाला कोर्स है वो थोड़ा वीक भी हुआ तो चलेगा, इसलिए 40% है। नेक्स्ट हमारा इसमें है कुछ क्वेश्चंस है डिस्कशन के लिए, आप देखते हैं। यस, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर। ओके, देखिए, अब देखिए मैं, अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस है डिस्कशन के लिए। अब देखिए आप लोग इसमें से इसका आंसर कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी प्रिपेयर किया है। क्या हुआ यहाँ पे तो अच्छा है आपके लिए, ताकि आप उसको थोड़ा सा देख लें अभी से ही। क्या है, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट आर डिटरमाइंड बाय लॉस एंजलस टेस्ट? यस, पूजा आप बताइए। लगता है सुकृति के साथ साथ पूजा भी सो गई। प्रीति आप बताइए। ये क्या हो रहा है, लड़कियां सारी सो रही है, पूजा भी सो गई, फिर सुकृति भी सो गई है, प्रीति भी सो गई है। व्हाट अबाउट आरुषि? यस सर। हाँ, आज जगी है। बताइए, आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन। सर एब्रेशन जो होता है रोड पे, तो इस टेस्ट से यही हम डिटरमाइन करते हैं कि जो आप लोग जो बाकी लोग आप आंसर अच्छा में, मतलब अच्छा एग्रीगेट नहीं होगा तो उसमें ज्यादा एब्रेशन होगा। क्वेश्चन तो इज, यही प्रॉपर्टी उसका ये होता है। क्वेश्चन इज, देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट आर डिटरमाइंड बाय लॉस एंजलस टेस्ट? कौन सा प्रॉपर्टी डिटरमाइन करते हैं? बाकी लोग, आप लोग चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, कौन सा प्रॉपर्टी डिटरमाइन करते हैं हम लोग। नहीं टाइप कर रहा है, किसी को नहीं आ रहा है ये चीज? चलिए, मैंने ही टाइप कर दिया, आप लोग टाइप नहीं कर रहे हैं तो। कौन सा प्रॉपर्टी, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट आर डिटरमाइंड बाय लॉस एंजलस टेस्ट? अब तो बोलिए। हार्डनेस प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट, हार्डनेस, रेजिस्टेंस टू एब्रेशन। हार्डनेस नहीं बोलेंगे, हार्डनेस नहीं बोलेंगे, रेजिस्टेंस टू एब्रेशन बोल, या एब्रेशन सर बोल। रेसिस्टेंस टू ऑपरेशन सर टाइप किए हुए हैं सर। हाँ बिल्कुल, वो सही है। एब्रेशन सही है, रेजिस्टेंस टू एब्रेशन सही है, एब्रेसिव वैल्यू सही है, मतलब एब्रेशन से आप बोलते हैं तो सही है, ठीक है।
हार्डनेस के लिए हम लोग के पास अदर टेस्ट है, पढ़ेंगे उसको हम लोग, ठीक है। हाउ डज इम्पैक्ट अकर इन द टेस्ट? यस, ये मैं पूछ रहा हूँ अगेन। आरुषि का हो गया, तो अब मैं पूछता हूँ और कौन है? बबीता, आप बताइए। हाउ डज इम्पैक्ट अकर इन द टेस्ट? टेस्ट में हमारा इम्पैक्ट कैसे हुआ, कैसे हुआ था इम्पैक्ट? यस बबीता, आर यू देयर? You can tap or you can unmute and tell. Yes, Babita, are you there? Oh my God. बबीता भी सो गई, मतलब पूजा सोई हुई है, बबीता सोई हुई है, सुकृति सोई हुई है, और एक कौन था, कौन थी जो सोई, जिसका मैंने? यस सर। यस, बबीता नहीं, जगी हुई है। बताइए आंसर सेकंड क्वेश्चन। फ्रैक्चर एंड ग्राइंडिंग। व्हाट डज इम्पैक्ट अकर इन टेस्ट? इम्पैक्ट कैसे हुआ टेस्ट में, कैसे अकर किया टेस्ट में इम्पैक्ट? प्रीति आप बताइए, आई एम गिविंग यू अनदर चांस। प्रीति, मीन्स आउट ऑफ 6 गर्ल्स केवल पूजा मतलब कि अभी कौन आंसर की थी? आरुषि, आरुषि जगी हुई है, और प्रीति आधा आधा जगी हुई है, आधा नींद में है। यस, आप क्या बोल रहे हैं? फ्रैक्चर एंड ग्राइंडिंग। फ्रैक्चर का वर्ड कहाँ यूज किया मैंने अभी तक पूरी क्लास में? डालू, आप बताइए। क्या सर? अरे यार, ये पता है, ये बहुत इरिटेटिंग होता है। 3-4 बार क्वेश्चन डिस्कस कर लो, तब पूछो क्या सर। हमको भी सेकंड नंबर का बताना, ये पूछ रहे हैं सर। हाँ हाँ, सेकंड ही बताना है आपको। किससे पूछ रहे हो तुम, आलू? पढ़ रहे हैं सर, सोच रहे हैं पढ़ने के बाद कि वही बताना है जो आप बता रहे थे। अच्छा बादल, आप बताइए। बादल को भी लगता है नींद आ गया। बस ठंडा का मौसम में आप रजाई में बैठ के पढ़ रहे होंगे, है ना, नींद आ जाती है, मैं समझ सकता हूँ। उदय आप बताइए। सर एब्रेसिव चार्ज जो है उसमें ड्रम यूज करते हैं, उसके सर इम्पैक्ट पड़ सकता है। वेरी गुड, एब्रेसिव चार्ज। व्हाट डज इम्पैक्ट अकर, हाउ डज इम्पैक्ट अकर इन द टेस्ट? तो एब्रेसिव आंसर होगा हमारा एब्रेसिव चार्ज। एब्रेसिव चार्ज है, और क्या है जो मैंने आपको मार्क करके दिखाया था कि ड्रम में जो एक प्रोजेक्शन था, यहाँ देखिए फिगर में दिखाता हूँ फिर से। एब्रेसिव चार्ज, एक तो हमारा हो गया आंसर, एब्रेसिव चार्ज हो गया, और ड्रम का जो ये वाला पार्ट था, ड्रम का जो ये वाला प्रोजेक्शन किया हुआ था, ये दोनों मिलकर के हमारा एब्रेशन डालता है, ठीक है। यस, ओके, तो हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए, अब मैं पूछूंगा नहीं क्योंकि बहुत लोग सोए रहते हैं, तो जिसको बोलना होगा वो खुद अपना हैंड रेज करेंगे और मैं उससे फिर पूछूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग द सेल्फ इनसाइड द सिलेंडर? हु विल आंसर दिस? रेज योर हैंड प्लीज। देखता हूं कौन आगे बढ़ता है आंसर करने के लिए। सुमन, वेरी गुड। और एनीबडी एल्स? सुमन एंड तेजस। सर वो ड्रम सेल्फ को लिफ्ट करते हैं और फिर एग्रीगेट को, आंसर आया है बादल। सर वो ड्रम सेल्फ को लिफ्ट करते हैं और फिर एग्रीगेट सैंपल को ड्रॉप करते हैं तो एब्रेसिव चार्ज रिलीज होता है। हाँ, वेरी गुड, ठीक है बादल, वेरी गुड। ठीक है सुमन, आप बताइए। सेम बादल जो लिखे हैं सर, सेम वही होगा। हाँ ठीक है, ठीक है, एग्जैक्टली। तो तेजस, आप कुछ और ऐड करेंगे इसमें? नहीं सर, वही ठीक सर, है, वो ठीक। प्रॉपर टेस्ट। हाँ ठीक है। तो फॉर फोर्थ क्वेश्चन, हु विल आंसर? प्लीज रेज योर हैंड फोर्थ क्वेश्चन के लिए।
जल्दी से आइए, हम मेरे पास टाइम कम बचा है अब। फॉर फोर्थ क्वेश्चन कौन आंसर करेंगे? रेज योर हैंड प्लीज। गर्ल्स में कोई आंसर नहीं कर रहा है, कोई आंसर नहीं कर रही है गर्ल्स में। आरुषि, कैन यू आंसर दिस फोर्थ क्वेश्चन? सिंपल। सॉरी सर, हम नहीं पता। कोई बात नहीं। Sample A and B have Los Angeles aberration value 15 and 30 respectively. Which sample is harder? कौन harder होगा? सर 30 वाला होगा सर। 30 वाला harder होगा? ड्राई सैंपल जो होता है वो मोर हार्ड। नहीं, क्वेश्चन है कि सैंपल ए और बी दो सैंपल है और लॉस एंजलस एब्रेशन वैल्यू जो है एक का 15 है, एक का 30 है, तो हार्डर कौन है इसमें? हार्ड तो 15 वाला हुआ ना, क्योंकि 15 का एब्रेशन कम हुआ है, 15% ही हुआ है। हाँ, 15 का एब्रेशन जितना कम एब्रेशन होता है उतना अच्छा होता है सर, हार्ड हुआ। हार्डर होता है। हाँ, उतना अच्छा हुआ एग्रीगेट हमारे सरफेस के लिए, तो ये है हमारा मोर हार्डर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल आंसर दिस क्वेश्चन नंबर 5? हाउ डू यू सेलेक्ट द ग्रेडिंग? क्वेश्चन नंबर 5, हु विल आंसर दिस? एब्रेशन कम होना चाहिए, हाँ सही बात है, एब्रेशन कम होना चाहिए। अच्छा आइडिया होने के लिए एब्रेशन कम होना चाहिए। गुड बदल। तेजस, यस यू आंसर दिस क्वेश्चन 5। सर जिस सीप से पास किया जाएगा उसके वो किस ग्रेडिंग में आता है उसके हिसाब से। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब कि आपने कंस्ट्रक्शन के लिए जिस साइज यूज किया है उसमें आपने कौन सा यूज किया था, किस किस साइज के बीच का आपने यूज किया था, उसके बेसिस पे हम लोग ग्रेडिंग करते हैं। वेरी गुड तेजस। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, हु विल आंसर दिस? एन एग्रीगेट सैंपल इज फाउंड टू बी हैविंग लॉस एंजलस एब्रेशन वैल्यू 37 फॉर व्हिच टाइप ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन इट मे बी यूज्ड? ये कौन आंसर करेंगे? आंसर करना नहीं है, रेज योर हैंड प्लीज। सुमन एंड और कोई? सुमन, तेजस, यस दो लोग हुआ, और कोई? सब आंसर सुमन और तेजस ही कर रहा। सुमन, तेजस, बादल, उदय, बस 4 लोग आंसर आ रहा है और कोई आंसर नहीं कर रहा है। गौतम है, अभिमन्यु है, पूजा है, और कौन था, बबलू है, विकास है। बस आंसर करने केवल 4 लोग, सुमन, तेजस, बादल और उदय। रालू तो सो ही गया लगता है। ठीक है तेजस, आप बताइए। सर विलेज रोड के लिए हो सकता है सर। नहीं, विलेज रोड इज सर नॉट जो इससे बना हुआ है सर, जैसे बिटुमिनस है उसमें यूज नहीं होगा सर। एक और बताए थे ना सर, जो बनता है एग्रीगेट वाला जो होता है सर, उसमें होगा यूज सर। WMM और WBM में भी कर सकते हैं यूज सर इसको। हाँ हाँ, सही है सही है। चलिए WMM, क्योंकि देखिए सरफेस कोर्स के लिए, ठीक है बादल, मैं समझ गया आवाज। सरफेस कोर्स के लिए हमने पढ़ा था, यहाँ देखिए आप, ये तो हमारा लास्ट था ना, लिमिट जो हमने पढ़ा था, लिमिट से आंसर होगा। ये देखिए लिमिट फॉर बिटुमिनस पेमेंट द वैल्यू शेल नॉट एक्सीड 30%, मतलब कि सरफेस के लिए तो 30% अधिक नहीं होना चाहिए। फॉर बिटुमिनस सरफेस कोर्स एंड इट शेल नॉट एक्सीड 40% फॉर ग्रेनुलर बेस, जो ग्रेनुलर बेस है WBM और WMM, इसके लिए 40% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 37 है तो WBM और WMM में हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसका आंसर हो गया कि दिस एग्रीगेट कैन बी यूज्ड इन फ्लेक्सिबल पेमेंट। कहाँ पे करेंगे फ्लेक्सिबल पेमेंट में? WBM और WMM के लिए। सरफेस कोर्स के लिए यूज नहीं कर पाएंगे, और ना ही इसको यूज कर पाएंगे हम लोग सीमेंट कंक्रीट रोड के लिए। यस, तो ये आपका क्वेश्चन आंसर भी हो गया। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लास्ट में ये 6 क्वेश्चन भी लिख करके उसका आंसर भी लिख लीजिएगा, ताकि आपको वाइवा वगैरह में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, मैं डिस्कस कर दिया है इसका, और एक बार मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ आप सब लोग का। हालांकि पूजा, सुकृति, बबीता और प्रीति तो सोई हुई है, मैं देखता हूँ उसको क्या करूँ, अटेंडेंस दूं या ना दूं। सर हम बोले थे। हाँ बबीता बोली थी, हाँ बबीता बोली थी, राइट। पूजा, सुकृति और प्रीति, ये तीनों सो गई है। ठीक है, मैं एक बार ऑन करता हूँ, फिर से देखता हूँ कौन कौन है। मनोज, व्हाट्स योर रोल नंबर, सॉरी रजिस्ट्रेशन नंबर? 29 सर। 29। अभिनंदन? 30 सर, 30। 30 रजिस्ट्रेशन नंबर? यस सर। अफजल? 17। अफजल, आपने एक भी आंसर नहीं किया। सर एक्चुअली मैं दूसरे जगह हूँ तो
दिक्कत। अच्छा कोई बात नहीं। अंकुश, Yes, sir. योर रजिस्ट्रेशन नंबर प्लीज। 46. आपने आंसर नहीं किया है भी अंकुश? Sorry, sir. क्या बोलिए अंकुश, आपने आंसर नहीं किया है भी? Sorry, sir. इधर अच्छा ये बताइए। मेरे यहाँ बीच में सर इशू हो रहा था, नेटवर्क इशू था। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसका इसका पूरा रिकॉर्डिंग हुआ है, मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा यूट्यूब पे, मैं लिंक भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है? ओके सर, ओके सर। आरुषि, योर रजिस्ट्रेशन नंबर? यस सर 59। 59। पूरे गर्ल्स का कमान अकेले आरुषि और साथ में थोड़ा थोड़ा बबीता मिलकर संभाली थी, ठीक है? बादल? 40 सर, 40। 40। हाँ सर, हाँ। और बबीता? सर 32। 32। गौतम? एलिनो से एक से 901 मतलब कि 901 एली, ठीक है। उसके बाद है जयप्रकाश। जयप्रकाश 20 हो गया। चलिए निजाम? जयप्रकाश 65 सर। जयप्रकाश 62। ओके, निजाम कितना है? 55। 55। मुबारक? 50 सर। 50। निर्मल? 51। 51। 51। पंकज? सर 09। 09। पंकज तो बाइक पे है। प्रीति? 7। अरे नींद खुल गया आपका? सर बीच में मेरा क्लास छूट गया था, नेटवर्क की वजह से डाटा खत्म हो गया था। अच्छा कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। राजा? 47 सर। कितना आप टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, क्लियर नहीं हो रहा आवाज आपका। रालू? राजा एंड रालू प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स कितना आपका है रजिस्ट्रेशन नंबर। राम भजन? राजा 47। राम भजन आपका? सर 33 सर। 33। 33। सौरभ सोनू? आप टाइप कर दीजिए सौरभ, आप टाइप कीजिए, आप म्यूट कीजिए अपने आप को और टाइप कीजिए। डिस्टर्बेंस हो रहा है आपको, म्यूट कीजिए अपने आप को आप। हाँ टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। सोनू आप भी टाइप कीजिए। सौरभ 44, सोनू 2, ठीक है। सौरभ 44 और सोनू का 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद कौन है? सौरभ सोनू के बाद सचिन। सचिन से पहले सुमन है। सचिन कितना है? ठीक है, सचिन 57 है। सचिन के बाद बताइए सुमन। सर मेरा नहीं बनेगा। हाँ कितना? क्यों नहीं 48 बनेगा? सर वन। 48 सुमन, ठीक है। आपका तो 2 बार बनेगा। उसके बाद कौन है? सचिन का हो गया, सुमन का हो गया। तेजस? 01। 01। उदय? 31 सर। 31। सर युगेश? 31 नहीं 41 सर 41। 41, ओके। युगेश? 31। आप टाइप कर दीजिए युगेश, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, आप टाइप कीजिए। विकास? 22 सर। 202। 22 सर। आप भी टाइप कर दीजिए, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। यस। पूजा और क्या नाम है कौन थे वहां पे? बबलू। पूजा, बबलू एंड अभिमन्यु, आप लोग जगह हैं? नहीं जगह हैं, सो गए लोग।
विकास 22, ओके। पूजा, बबलू एंड युगेश। युगेश आपका हो गया 31। हाँ, मैंने कहा था वो टाइप करने के लिए, ठीक है। पूजा, क्या ये लोग चले गए क्या मीटिंग से? ओके, ठीक है। ठीक है, फिर आप लोग का टाइम भी हो गया, 4:30 भी हो गया। तो आप लोग से रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ कि सर प्लीज मेरा किधर गया सर? मेरा किधर गया था? आपका चला गया आपके नींद में। बताइए कितना है पैरोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर? 20 सर। आप मेरा नाम बोलवे नहीं किए सर। रिकॉर्डिंग किया हुआ है लालू, ठीक है ना? रिकॉर्डिंग में सुन लेना आपका नाम मैंने कॉल सर किया कि नहीं। हम बैठे हुए लैपटॉप के आगे में सर, पूरा वॉल्यूम दे करके हम आपका नाम में नहीं सुन पाए। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप म्यूट कीजिए, मैंने मार्क कर लिया आपका 20, ठीक है? सर ठीक है। अच्छा आप लोग बताइए, रालू का नाम मैंने लिया था कि नहीं लिया था? जी सर, लिए थे। ठीक है। कसम से सर हम यही पे आगे में ही अच्छा पता नहीं ठीक है। कैसे अरे ठीक है, ठीक है, टाइम आवाज हो गया नहीं है। आया होगा सर। अरे ठीक है, ठीक है, चलिए टाइम हो गया है। सुनिए मेरी बात। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आज कल परसों में इसको लिख करके सबमिट कर दीजिएगा, ताकि आप लास्ट में सबमिट करते हैं तो मेरे पास टाइम बहुत कम होता है चेक करने के लिए, मैं चेक नहीं कर पाता हूँ, ठीक है? फिर मैं ऐसे ही देख करके ऊपर ऊपर देख करके साइन कर देता हूँ, जो कि मुझे पसंद नहीं है और आपके लिए वो बेनिफिशियल नहीं है। मैं चेक करूंगा प्रॉपर तो आपको फायदा होगा। आपके रिपोर्ट में जो खामी होगा मैं आपको बताऊंगा कि आप ये ठीक कीजिए, उससे आप में इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है? तो जितना जल्दी आप लोग लिख करके इसका पीडीएफ बना करके मेल कर देंगे। सर हाँ बोलिए। ये वाला जो देंगे सर तो ऑनलाइन नहीं देंगे? इसको आपको A4 शीट में लिखना है, आपको फाइल करना है और उसका पीडीएफ बना करके मुझे भेज दीजिएगा मेल पे, मतलब मनोज सर को भेज दीजिएगा मेल पे, अच्छा ठीक है। जो ठीक है? मतलब सर जो लेट से जमा करेंगे उसी का ना? और ये वाला कब देना है सर? देखिए मैं पूरा बता रहा हूँ, सुन लीजिए। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। मैंने कहा कि आपको जैसे आप पहले रिपोर्ट बनाते थे वैसे बनाना है, उसका पीडीएफ बना करके आपको मनोज सर के आईडी पे सेंड कर देना है। सर रेफरेंस में कुछ नहीं लिखना। एक मिनट रुकिए, क्या लिखा आपने? सर रेफरेंस में तो कुछ नहीं। अच्छा इन्फ्रेंस में, यस इन्फ्रेंस में। इसके इन्फ्रेंस में क्या हो सकता है? इन्फ्रेंस में क्या हो सकता है? हाँ लिखना पड़ेगा इन्फ्रेंस में आपको, क्योंकि आपने टेस्ट किया नहीं है, ठीक है? तो आपको इन्फ्रेंस में लिखना पड़ेगा वो चीज़ कि हम लोग परफॉर्म नहीं कर रहे एक्चुअल में, तो इसका इसलिए हम लोग को वैल्यू नहीं मिल पा रहा है, हम लोग कोई एग्जाम्पल लेकर के इसका वैल्यू लिख रहे हैं, वो आप लिख सकते हैं इन्फ्रेंस में, ठीक है? सर हाँ बोलिए। जैसे कि सर पेज नंबर हो गया, अच्छा एक्सपेरिमेंट नंबर, सर ये नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि जो उससे पहले जो लैब का जो रिपोर्ट है सर वो कॉलेज में ही रह गया, ला नहीं पाए सर, तो पता नहीं कि लास्ट पेज नंबर कहाँ से है और कितने एक्सपेरिमेंट से शुरू है। कोई बात नहीं, पेज नंबर भी छोड़ दीजिए। पेज नंबर भी छोड़ दीजिए और पेज नंबर और इंडेक्स वाला जो काम है ना, जब आप सबमिट करेंगे ऑफलाइन तब आप लिख दीजिएगा उसको, ठीक है निजाम? ठीक है सर। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि 2-3 दिन के अंदर आप इसको लिख करके पीडीएफ बना करके मनोज सर को मेल कर दीजिएगा, ताकि मैं इसको सेव कर पाऊँ, ठीक है? सर ट्यूसडे को कर देंगे क्योंकि पहले हाँ बहुत सारा है। यस यस यस, ट्यूजडे तक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर थैंक यू सर। हाँ ठीक है। सर हाँ बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। एक दो क्वेश्चन जो है ना अथी जो